ये आपका दूसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मृदा के विषय में आपने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मृदा करा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। करा यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं, है ना। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है ना। देखिए अब हम लोग नीचे चलते हैं, इसका संबंधित नीचे है। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से प्राप्त होता है ना। या अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है ना। और खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी अगर सही रूप में अगर खनिजों और जैव पदार्थों का समान है या मिश्रण है तो मृदा जो है यानी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अच्छा, हम उसके पहले हमको ये देखना होगा मृदा जो है वो बनती कैसे, या उसके क्या क्या गुण हैं, है ना, या उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, है ना। अच्छा, उच्चवाच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अच्छा, वनस्पति जात और प्राण जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब अगला देखिए, करा समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये तो हमारा मृदा के संबंधित है। अच्छा, मिट्टी बनती कैसे है थोड़ा ये देखा जाए। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है उसके परत दर परत आपको दिखाया गया है। ह्यूमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा यानी ऊपर जो घास फूस या ह्यूमस वनस्पति हैं उसको ये आला भाग है, ठीक है। उसके नीचे वाले तल है यानी उसका जो निचला हिस्सा है वो है बालू, गाद, क्ले मतलब मिट्टी के साथ मृदा है। यानी ये आपका बालू वाला भाग होता है, बालू, गाद और क्ले यानी मिट्टी थोड़ा। हाँ, उसके बाद अपक्षयित चट्टानी पदार्थ यानी क्या, कहीं ना कहीं पत्थर उत्थर थोड़ा बहुत मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर ऐसा सब। हाँ, और लास्ट टाइम आपके नीचे एकदम देखिए कहीं ना कहीं वो जनक चट्टान यानी सबसे बड़े बड़े चट्टान जिनके आधार पर रुके हुए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप चलिए हम लोग देख लेते हैं। भूस्खलन एक शब्द आया था तो उसका क्या अर्थ है यहाँ देखिए। भूस्खलन सामान्य रूप से सैलों या सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी का बृहद संचालन। देखिए फिर से देखिए, भूस्खलन को सामान्य सैल, है ना, सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी से साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी बारिश होने से भूस्खलन होता है या नदी प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। यानी भूस्खलन क्या होता है, आप काफ़ी ज़्यादा समय तक आपका भारी बारिश हुआ तो क्या होता है, उससे मिट्टी कटने लगती है या कैसे पत्थर हटने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ की मिट्टी हट जाती है और अचानक वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी हट जाती है और जल जमा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, वो जगह जहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है हर जगह पे। तो कारण नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है ना, बीच में रुकावट पैदा हो जाती है। अब नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने पर, अब ये भाई पानी है वो रास्ता अपना ढूंढेगा, तो जहाँ मिला उसी तरफ से वो बहना शुरू कर देता। तो अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों का आवास को विध्वंस आ जाती है। यानी जो नीचे वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर क्या हो जाती है, विध्वंस आ जाती है। यानी जगह जहाँ पे आपका पानी भर जाता है या वहाँ पत्थर आके टूट टूट के गिरने लगते हैं या मिट्टी हट जाती है। अब पहाड़ी, अच्छा ये चीज़ कहाँ होती है, ये पहाड़ी भूभाग भूस्खलन का मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। यानी क्या, ये सबसे बड़ा कठिन या कह सकते सबसे बड़ी आपदा जो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं भूस्खलन हो, जब भारी बारिश होती है जैसे उत्तराखंड क्षेत्र में, है ना,
तो यहाँ पर क्या, अगर भारी बारिश हुआ तो भूस्खलन होना सामान्य सी बात है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है यहाँ, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुँचाती है, यानी क्या वहाँ पर बहुत नुकसान होता है और चिंता का यह मुख्य विषय है, यानी भूस्खलन जो है वो मुख्य विषय है। देखिए अब एक वस्तु स्थिति अध्ययन करते हैं। कह रहा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट एक पांजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर, है ना, लगभग आधा किलोमीटर से कम, है ना, मीटर तक भाग नष्ट हो गया, यानी जो सड़क उड़क थी वो धंस गई, है ना, या खराब हो गई, टूट गई। अब यह भूस्खलन पांजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ, यानी क्या वहाँ पर विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फटा और ऐसे में क्या हुआ, चट्टानें खिसकने लगी, बड़े बड़े पत्थर खिसकने लगे और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। करा विस्फोटन के कारण ढाल पर यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, यानी जो कमज़ोर पकड़ थी जहाँ, है ना, या जहाँ पर झुकाव ज़्यादा था वहाँ पर वो पानी की वजह से या विस्फोट की वजह से वो नीचे की तरफ सरक गए, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र में क्षति हुई। पंजी गांव को किसी भी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। इसका मतलब क्या, अब वहाँ को हमेशा के लिए खाली कर दिया, भाई कभी भी वहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसा वो क्षेत्र है, तो वहाँ पर अब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, यानी वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे या गाँव के लोग थे या जो भी वहाँ पर रहते थे उनको हटा दिया गया है वहाँ से, कि भाई कभी भी हो सकता है, समस्या पैदा हो सकती है। अब कह रहा न्यूनीकरण क्रियाविधि, यानी इनको कैसे हम रोकें, है ना, या उनको हम कैसे बचाव करें। तो कह रहा वैज्ञानिक प्रविधियों यानी विधियों द्वारा के विकास में हमें यह समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, मतलब क्या क्या कारण है जो भूस्खलन होता है और इनका प्रबंधन कैसे करें, अर्थात इनका बचाव करें। अगर मान लीजिए भूस्खलन होता है तो क्या करें, या क्या ऐसा उपाय करें कि हमारा भूस्खलन कम से कम किया जाए या उससे क्षति जो हो, हानि वो कम हो। तो कह रहा भूस्खलन को रोकने के कुछ प्रविधियां निम्न है, यानी कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं। पहला, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर जहाँ जहाँ भूस्खलन वाली समस्या है वहाँ पर मानचित्र बनाया जाए। इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना है ना। इस प्रकार के क्षेत्रों में आवास बनाने को लिए छोड़ दिया जा सकता है, यानी क्या वहाँ पर मना कर दिया जाए कि यहाँ पर आवास बनाना नहीं है ना, या वहाँ पर मकान बनाना नहीं है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। प्रतिधारी का मतलब है कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ भूस्खलन ज़्यादा होगा वहाँ पर बगल बगल में दीवार बनाया जाए, जिससे कि अगर भूस्खलन हो भी तो उससे कुछ राहत हो, या एक मतलब अचानक जो हो रहा है उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है ना। अब करा भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावित तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी पेड़ पौधा ज़्यादा लगाया जाए, और जब पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएगा तो वो उनकी जड़ें पत्थरों को या मिट्टियों को बांधे रहती हैं। ऐसे में मान लीजिए बारिश हुआ या भूस्खलन हुआ तो एक समय के लिए वो रोकेंगे, यानी उतने भारी मात्रा में भूस्खलन नहीं होगा, है ना। अब करा सतही अपवाह और झरनों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का उपाय कार्यान्वित किया जाए, मतलब समय समय पे उसको देखभाल किया जाए कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है या कहाँ पर आपको करना है, आपको इसके लिए उपाय कि आपका भूस्खलन ज़्यादा ना हो, अगर हो भी तो उसके लिए बचाव हो सके। अब चलते हैं अगले पेज पे। देखिए आपका अगले पेज पे देखिए कहीं ना कहीं एक शब्दावली है अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या है, तापमान परिवर्तन, तुषार यानी जाड़ा की क्रिया। तापमान परिवर्तन यानी भाई कभी तापमान आपका ठंडियों के दिनों में कम रहता और क्या होता है ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के दिनों में, या आप देखते हो कि सुबह के तापमान कम है और दोपहर का तापमान बहुत ज़्यादा है ना। तो कह रहा तापमान परिवर्तन, तुषार यानी क्या पाला पड़ जाना, ऐसा कुछ है ना। पौधों और प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा अनवरित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। फिर से सुनिए, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों और प्राणियों द्वारा, है ना, प्राणियों और मनुष्यों की क्रियाकलापों द्वारा यानी कि उनके क्रियाकलापों द्वारा अनवरित शैलों का टूटना यानी लगातार शैलों का टूटना या क्षय होना यानी क्षीण होना अपक्षय कहलाता है ना।
अच्छा, आप एक शब्द पूछा है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर, देखिए कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों साल वर्ष लग जाता है। यानी 1 सेंटीमीटर, आप ये समझिए जितनी आपकी उंगली मोटी है उतना मोटा परत, पूरा एक लेयर बनाने में, मिट्टी एक परत चढ़ने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, है ना। अब देखिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए इस पेज पर, करा मृदा निर्माण के कारक, यानी मृदा कैसे बनती है ना। अब करा मृदा के निर्माण में मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु का कारक हैं, यानी वहाँ की जलवायु कैसा है और शैल कैसे हैं, हाँ वो उनका स्वरूप कैसा है, वो मृदा के निर्माण में मुख्य कारक है। कारण मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, यानी वहाँ का स्थल कैसा है, उखड़ खाबड़ या समतल है या नहीं, जैव पदार्थों की भूमिका, वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ, जैव पदार्थ या जीव जंतु कैसे मिलते हैं, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय और कितने समय में वो मिट्टी का निर्माण होता है, ये सब मृदा के निर्माण में कारक होते हैं। अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अलग हैं और समतल स्तरों पर अलग हैं, और जो मरुस्थल पर अलग हैं, और जहाँ पर अति जल भराव होता है वहाँ पर अलग होंगे। करा मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण कैसे करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपका देखिए क्रियाकलाप पूछा आपका। भारत में जलोढ़, देखिए भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट और मसूली और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक मुट्ठी में एकत्र कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे एक प्रकार से किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। अब चलिए, करा मृदा का निम्नीकरण और क्षरण का उपाय, कैसे हम बचाव करें मृदा का निम्नीकरण यानी क्षरण से कैसे बचाव करें, है ना। करा मृदा अपर्दन यानी और क्षीणता, मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। यानी जो मृदा का अपर्दन मतलब उनकी जो गुणवत्ता में कमी है ना, और क्षीणता मतलब जो आपका मृदा अपर्दन का मतलब मिट्टी का बह जाना, है ना, या उसके, और क्षीणता का मतलब उसकी क्वालिटी या कह सकते हैं उसके जो उर्वरकता है उसके कमी, ये मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं, यही आपका सबसे ज़्यादा खतरा है। तो कह रहा कि और मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों द्वारा मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। यानी आपके मानवीय कारण से भी मतलब लोगों का द्वारा अत्यधिक कहते हैं ना खाद, उर्वरक खाद या उस पर बहुत सी चीज़ें क्रियाकलाप के द्वारा भी मृदा का ह्रास होता है ना। और प्राकृतिक रूप से तो है जैसे बाढ़ हो गई, है ना, सूखा पड़ गया, तो ऐसे में क्या होता है, मृदा का ह्रास होता है, निम्नीकरण होता है। खरा मृदा की निम्नीकरण में सहायक कारक, मतलब निम्नीकरण क्यों होता है, उसके कारक क्या है, कारण क्या है। तो कह रहा वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब है कि वनों की अत्यधिक कटाई, है ना। अब फिर अतिचारण, अतिचारण मतलब हरे घास, देखिए वनोन्मूलन का मतलब है जब ढेर सारे वन होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मिट्टी को अपने उनके जड़ क्या होते हैं, पकड़े रहते हैं, और उसके बाद समय समय बारिश होता है, तो कहीं ना कहीं वनों से या कह सकते हैं कि या पेड़ पौधे लगाने से हमारा काफ़ी ज़्यादा लाभ है। अब उसका अगर आप वनों की कटाई कर दोगे तो वो क्या होगा, अब वो जो मिट्टी वो जड़ पकड़े थे या उनको, अब वो उतने अच्छे से नहीं होगा, है ना, वो बारिश होगी वो बह जाएंगे, है ना, मिट्टी, या वहाँ की उनकी उर्वरक शक्ति हट जाएगी। अब अतिचारण, अतिचारण का मतलब जैसे घास, जिस स्थानों पर घास घूस रहते हैं, है ना, वहाँ का आप देखिए बारिश के दिनों में जिस स्थानों पर घास घूस ज़्यादा रहते हैं वहाँ की मिट्टी ज़्यादा नहीं हटती, बारिश अत्यधिक बारिश हुआ लेकिन फिर भी वहाँ की मिट्टी बनी रहती है ना। और जिन स्थानों पर मिट्टी नहीं घास घूस या कह सकते हैं खरपतवार नहीं होते हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत जल्दी से बारिश के दिनों में वो कट के बह जाती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा यही चीज़ अतिचारण में है क्या, अगर मान लीजिए घास वाले मैदान है या कोई भी खेत बाड़ी है उसमें आपका अतिचारण यानी गाय भैंस या जो भी है वो ज़्यादा अगर आपका वो अतिचारण हो रहा है या बहुत ज़्यादा चरा गया तो इसकी क्या होती है, घासें एकदम छोटी हो जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर बारिश हो रही है तो अब वो जो घास हैं वो मिट्टी को ज़्यादा रोक नहीं पाती, पानी के बहाव के साथ वो बह जाती हैं। तो यानी अतिचारण से भी खतरा है, यानी जब घास बड़े बड़े रहेंगे तो कब बनाए रहेंगे, है ना। अब
रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, है ना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक उर्वरक शक्ति को कम करता है ना। वर्षा दोहन का मतलब है वर्षा हो रही है लेकिन उसका पानी आप उपयोग नहीं कर रहे हो, है ना, बहे जा रहा है। उसके बाद फिर जब आपको पानी की आवश्यकता है तो फिर आपको अंदर से निकालना पड़ा, बोरिंग से या ट्यूबवेल से आपको चलाना पड़ा। तो ये भी एक समस्या है। जब आपको ज़रूरत है तो जब आपको मतलब बारिश का पानी आपको इकट्ठा करना था तो आपने नहीं किया, है ना। भूस्खलन अत्यधिक बारिश हो जाती है तो भूस्खलन से भी मिट्टियाँ हट जाती हैं, है ना भाई, मिट्टी कट जाती है, बह जाती है, तो भूस्खलन भी समस्या है मृदा के क्षरण में। और बाढ़ जब आ जाती है तो देखिए क्या हो जाती है, समस्या कर देती है कि जो भी फसलें हैं वो सब बर्बाद हो जाती हैं। मिट्टी आपका उन पे परत दर परत खराब मिट्टी जम जाती है ना। जैसे मान लीजिए आपके खेत की मिट्टी अच्छी है लेकिन कोई और भी बाढ़ आया तो वहाँ से मिट्टी आके आपके खेत पे चम गई और अब वो क्या हो गया, आपकी भी खराब वाली मिट्टी चढ़ गई आपके ऊपर, है ना। तो वहाँ से मृदा का ह्रास हो गया। खराब मृदा संरक्षण के निम्न प्रकार हैं, मतलब कुछ विधियाँ। अब कैसे बचें हम मृदा संरक्षण ना हो, यानी मिट्टी की उर्वरक शक्ति या मिट्टी बनी रहे, कहीं हटे ना या बह ना जाए, इसके लिए क्या करना होगा। तो कह रहा मल्च बनाना क्या होता है, पौधों के बीच अनावरित भूमि। अब पौधों के बीच अनावरित मतलब अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो उनके बीच में कुछ जगह हो जिससे कि उसके बीच में आपका मतलब क्या नाम है, घास घूस जम सके। और ऐसे में, है ना, वहाँ पर जब घास घूस, अच्छा पौधे भी अपना जड़ पकड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं घास घूस भी जमे रहेंगी, तो ऐसे में क्या होगा, वो मिट्टी बनी रहेगी, है ना। तो कह रहा अनवरित भूमि जैव पदार्थ के प्रवाल से ढक जाती है। अब क्या होता है, अगर खेतों में अगर मिट्टी के ऊपर क्या कर सकते हैं, खेतों में आप घास है पौधों के साथ, है ना, तो वो क्या होता है, उस पर ढकी रहती हैं और ढकी रहती हैं तो इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी क्या, नमी बनी रहती है। आप देखिए जिस खेतों में घास है या बड़े बड़े घास हैं या जो भी कुछ हैं, ठीक है, उसमें आप खेत जोतते हैं तो काफ़ी दिन तक वो मतलब आपको नमी दिखाई पड़ेगा या हरा भरा कह सकते हैं, उसमें पानी का मात्रा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिन खेतों में आपका कुछ भी घास या दूब नहीं है और उसको आप कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं और आपको कुछ दिन में वो मतलब कहते नहीं एकदम पत्थर के टाइप के हो जाते हैं, है ना। तो वो आर्द्रता उनकी चली जाती है ना। तो इसलिए मल्च बनाया जाता है कि जिससे कि उसकी नमी बरकरार रहे और ज़्यादा पानी की वजह से क्या बात, मिट्टी बहे ना। तो पहली विधि ये होगा। अब दूसरी विधि है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या मतलब होता है, देखिए आपको यहाँ बगल में वेदिका फार्म दिखाई पड़ रहा है ना। तो क्या होता है, जिन चौड़े, देखो यहाँ पर अब बताया गया रहा है कि चौड़े और समतल सोपान, है ना, अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, यानी उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है ना। अगर वर्षा का पानी अगर तेज आता है आपके से, है ना, तो क्या होता है, वर्षा का पानी तेज मिट्टी को बहा ले जाता है। तो ऐसे वर्षा का पानी या पानी की बहाव को कम करने के लिए, यानी बीच बीच में बैरियर का काम, है ना। अगर भाई जैसे आप सड़क पे चलते हो तो अगर बीच में बैरियर नहीं है तो खूब तेज चलते हो। अब क्या कहते हैं, आप बीच में बैरियर लगा दिया जाता है तो अब आपको स्पीड का ब्रेक कर देता है ना। आप जिस स्पीड में चल रहे उससे कम चलना पड़ेगा, आगे वाले पे और धीरे धीरे जैसे आप सीढ़ी नुमा, है ना। तो इस तरह से अब ऐसे में क्या होगा, एक ही झटके में पूरे रफ्तार से नहीं जाना पाएगा, वो धीरे धीरे उसमें टकराव होगा और धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी, है ना। तो वेदिका फार्म ये इस तरह से होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे बनाए जाते हैं। तो देखिए कैसे कह रहा है कि चौड़े समतल सोपान वेदिका, हाँ, तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, जो कि बीच मतलब जो आपका सपाट सतह है उस पर फसल उगा सकें और बीच बीच में मेड़ बना दें, है ना, जिससे कि मृदा अपरदन ना हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। अब आया दूसरा लाइन, बोला है कि समुच्च रेखीय जुताई, इसमें भी कहीं ना कहीं वो ढाल वाले क्षेत्र भी, पहाड़ी वाले क्षेत्र यहाँ पर भी होता है। करा है कि एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाएं समांतर ऐसे आपका खींचा जाता है। ऐसे में मान लीजिए ऐसे लाइन खींचा आपने
अब यहाँ से पानी आया तो पहले ये रोकेगा, कुछ समय रोकेगा, है ना, फिर इसमें भरेगा तब फिर इस पे आएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, सीधे सीधे चले जाएगा पानी। तो इससे क्या होगा, मिट्टी भी बहा ले जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप खेत ऐसे इस तरह के जुताई हुआ है तो मान लीजिए ऊपर से आया तो पहले यहाँ पर जमा होगा, फिर यहाँ भर जाएगा, तब फिर यहाँ पर आएगा, है ना। तो बीच बीच में जब मेड़ रहेगा यानी समांतर ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा, आपका बहते जल की जो है वो तीव्रता को रोकेगा, है ना, और मिट्टी बहेगी नहीं। तो देखिए कह रहा, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल को एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं, है ना। अब है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ का मतलब है ढेर सारे पौधे में आपके खेत के बगल में, या कह सकते हैं आपके मैदान के बगल में लगा दिया जाए, जिससे कि वो मिट्टी को रोके रहें, यानी बारिश भी होती है या चाहे जो भी होता है तो मिट्टी को वो रोके रहें, यानी बहने ना दें। अपने खेत में से, आपके खेत में के चारों तरफ आपने अगर बेड़ा लगा दिया या पेड़ लगा दिया तो क्या होती है, वो आपने चारों तरफ जो मिट्टी होती है वो बहने नहीं देती, वो पकड़े रहती है ना। तो कह रहा, रक्षक मेखलाएँ तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष की कतारें लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, यानी बची रहे। अब समुच्चय रेखिकाएँ क्या होती हैं, देखिए समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों का, मतलब समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएँ मतलब बीच बीच में अवरोध बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग करते हैं, यानी जैसे आप मेड़ कहते हो, यानी हम कभी कभी पत्थर का उपयोग भी करते हैं कि बारिश का पानी ना जाए, ईंट रख देते हैं, घास रखते हैं, है ना, बीच बीच में, या मृदा, मिट्टी से हम मिट्टी का बनाते हैं, उसमें घास वास लगा के कि बहे ना, है ना। तो ये चीज़ें रोधिकाएँ के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी बीच बीच में खाई रहेगा तो उसमें पानी भर जाएगा, फिर आपके आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे गन्ने की जुताई आप देखते होंगे कि बीच बीच में खाई बनी रहती है ना। अब देखिए क्रियाकलाप आपको अच्छे से समझाया है। देखिए करा, एक ही आकार के और बाद 2 ट्रे लीजिए, यानी दोनों में समान मिट्टी आए, है ना। अब ट्रे के अंत में एक छिद्र, नीचे वाले आप छिद्र बना दीजिए, यहाँ पे भी एक छिद्र, यहाँ पे भी बना दीजिए, और दोनों में समान मिट्टी है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि हाँ, अब इनमें बराबर मात्रा में मृदा भरी, यानी इसमें भी उतना मिट्टी, इसमें भी वही मिट्टी, उतना ही मिट्टी रखिए, है ना। अब ट्रे की ट्रे की इसमें आपको खाली रखना है, यानी खाली मिट्टी ही रहे इसमें, है ना। और जो आपका जो आपका ट्रे है, देखिए उसमें क्या रहे, उसमें आप कुछ पौधे लगा दीजिए। पौधे जैसे मान लीजिए अंकुरण से गेहूं का बीज डाल दीजिए। देखिए कह रहा है कि गेहूं का या चावल के दाने उसमें डाल दीजिए, और कुछ समय बाद वो क्या हो जाएंगे, 1-2 दिन 4 दिन बाद उसमें जम जाएंगे, है ना। या थोड़े दिनों के लिए दोनों को रख दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या करिए, इसमें पौधे जमाएंगे, है ना। और फिर क्या करिए, अब थोड़ा सा ऐसे ढाल पर ले ले इन दोनों को, ऐसे देखिए ढाल पे लिया गया ना, और नीचे आपका छेद तो है ही है दोनों में। अब ढाल पे लेके दोनों को ऐसे झुकाए रहिए। अब इस पर पानी डालिए, 1 मग पानी इसमें भी डालिए, 1 मग इसमें भी डालिए। अब आप देखेंगे कि इसका मिट्टी जो है वो ज़्यादा भाग गया, है ना, और इसका मिट्टी कम बहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोई रोकने का अवरोध वाला नहीं था, है ना, यानी मिट्टी को पकड़ने वाला नहीं था। ये जितना है उतना अधिकतर मिट्टी बह गई इसका, और जबकि इसका नहीं बहा। क्यों नहीं बहा? क्योंकि उसमें बीच बीच में पौधे थे जो कि अपनी जड़ों से रोके हुए थे, है ना। बहा इसका भी मिट्टी, लेकिन कम बहा, है ना। इस तरह से आपका हो सकता है। अब अगला देखते हैं कि हाँ, चट्टान बांध। क्या चट्टान बांध? बीच बीच में बड़े बड़े पत्थरों से, या कह सकते हैं भाई पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थरों से भी आपका मृदा क्षरण को रोका जाता है। कहता चट्टान बांध, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं, है ना। सही है। फिर कह रहा बीज, बीज की फसल उगाना। आप देखिए बीज की फसल मतलब आप ये अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक आप, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं का फसल उगाया, उसके बाद धान का फसल उगाया, अब इस बीच में आपका 1 महीना 2 महीना या 3 महीना आपका खेत खाली रहता है, तो उस खाली रहने पे क्या होगा, बारिश होगा तो उससे मिट्टी हट जाएगी, चली जाती है ना।
तो कह रहा है कि बीज की फसल भी उगाना, है ना। कह रहा वर्षा दोहन से मृदा की सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतार में उगाई जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा गैप ना हो, है ना। बीच बीच मतलब खेत जो है वो उसमें कुछ ना कुछ फसल उगाई रहना है। अब कह रहा जल क्या है भाई, मृदा जो आपके संसाधन है उसमें जल भी आता ना। अभी तक आपने मृदा पढ़ा, अब जल पढ़ते हैं। देखिए हाँ, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भू पर पृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ, यानी हमारा पूरा जो पृथ्वी है उस पर 3/4 भाग जल से ही ढका है। इसलिए इसे जलग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी को जलग्रह कहना उपयुक्त होगा, है ना। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग से ढके हुए हैं। 2/3 भाग कहीं ना कहीं पानी कहाँ पे है, महासागरों में। और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं, यानी उनको बढ़ने फलने और जीने में सहायक हैं। कारण अब आपको पता यह है कि महासागरों का जो जल है वो लवणीय है। लवणीय का मतलब है नमकीन है, उसको हम पी नहीं सकते। और करा कि मानवीय उपयोग के उपयुक्त नहीं है ना, यानी हम लोग को उसका उपयोग नहीं कर सकते पीने खाने ऐसे सब चीज़ों में। तो करा कि अब वो पानी जो हम उपयोग करते हैं, तो कह रहा अवलवण, यानी जो पानी लवणीय नहीं है, मतलब नमकीन नहीं है, वो केवल जल कितना है 2.7% है जो हम लोग उपयोग में कर सकते हैं पूरे पृथ्वी पर। और सुनिए, कह रहा इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनियों में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जितना भी पानी 2.7% पानी है ही पूरे पृथ्वी पर, और उसका भी मतलब पूरे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी, मतलब वैसे तो 2/3 जो पृथ्वी का भाग है वो पानी है, लेकिन उसमें पीने योग्य कितना 2.7% है, क्योंकि आपका लगभग 70 अच्छा और लगभग जो अगर आपका और भी जो है कितना 93.3% लगभग प्रतिशत भाग जो है आपका भाग ऐसा है जल का जो कि पीने योग्य नहीं है, यानी लवणीय है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि अच्छा जो 2.7% पीने योग्य है उसका 70% है ना बर्फ की चादरों और हिमनियों के रूप में अंटार्कटिका ये सब पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। अब बचा क्या 30% बचा। कह रहा अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य तक पहुँच से बहुत बाहर है, यानी भाई पर्वतीय क्षेत्र में कहाँ कौन रहता है, और वो सब क्या है बर्फ में ही जाते हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है, यानी क्या केवल 1% ऐसा है जो जल हम लोग के उपयोग में आता है। वह मानव उपयोग में उपयुक्त है, यानी क्या 1% ऐसा है जो हम लोग अपने उपयोग में करते हैं। या भौम जल नदियों और झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में है, यानी यह भूमि पर किस रूप में जल जो आपके भौम जल है ना। भौम जल का मतलब क्या जो पृथ्वी के अंदर हैं, या हम लोग जैसे नल चला के उपयोग में लाते हैं, या टुल्लू पंप, या कह सकते हैं क्या नाम है बोरिंग से जो हम पानी निकालते हैं, वही सब है ना। या तो फिर किससे मिलती है भौम जल, यानी मतलब इन सबसे नीचे जो जल के हैं भूमि के अंदर, या तो फिर क्या नदियों में वो पानी है पीने योग्य, या तो झीलों में है ना। करा ये पृष्ठीय रूप में है तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाए जाते हैं, यही जो पीने योग्य है। अब देखिए बाकी तो सागर के पानी क्या है लवणीय हैं, यानी नमकीन है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, यानी पृथ्वी पर सबसे कहते नहीं सबसे मूल्यवान पदार्थ क्या है, तो वो क्या पानी, और वो भी कैसा पानी अलवणीय, मतलब पीने योग्य, या कह सकते हैं हम अपने उपयोग में करने वाले पानी सबसे उपयोगी हैं। फिर पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता, यानी ना तो जल बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है।
इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है ना, इसकी मात्रा जो है वो बनी रहती है एक समान। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है ना, या कहाँ कहाँ मिलता है, कहीं कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कहीं कम मिलता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाह्य प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। यानी क्या, बनेगा चला जाएगा, फिर से मतलब चक्रण के द्वारा वो फिर से पृथ्वी पे आएगा, फिर से वाष्पीकरण के द्वारा फिर से चला जाएगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जल चक्र कहते हैं, यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। यानी क्या, हम न केवल पानी और धुलाई मतलब पीने के लिए, बल्कि कपड़े साफ करने के लिए या चीज़ों को धुलने के लिए, और साथ में क्या करने के, उत्पादन बोले तो कृषि के लिए, है ना। अच्छा, जल कृषि, उद्योग और बांधों में जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न में भी किया जाता है, करने में भी प्रयोग किया जाता है। कारण जल स्रोतों के सूखने अथवा जल का प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या। कारण कि जो पीने योग्य भूमि है ना, वो क्या है, कहीं ना कहीं पृथ्वी के जल स्तरों को सूखने और जल का प्रदूषण, और जल प्रदूषण कहाँ से हो रहा, देखिए करा कि देखो ये सब कमी किस लिए वजह से, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, है ना, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, सब लोग, है ना, हाई सोसाइटी के वजह से ये सब समस्याएं हो रही हैं ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बगल में दे रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग में जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। यानी क्या, एक वर्ष में 3,850 घन किलोमीटर वर्ष पानी की आवश्यकता होती थी, यानी जल की खपत होती थी, जो कि 2020 में, है ना, बढ़कर 600, यानी क्या, पहले तो लगभग 4,000, है ना, थी, अब ये हो गया कितना, 6,000 घन किलोमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है आपको, वर्ष भर में जल का आवश्यक खपत होता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं, देखिए लिखा है, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल, यानी जो मान लीजिए एक एक बूंद गिरता है जिस नल से, मान लीजिए कोई ऐसा नल है आपके गांव में और खुला है और वो गिर रहा है साल भर, मान लीजिए वो गिरता है, मतलब एक एक बूंद, तो ये समझिए कि 1,200 लीटर जल व्यर्थ करता है, यानी 1,200 लीटर पानी वो पूरे साल भर में ख़त्म कर देगा, है ना। अब देखिए कह रहा है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अब एक व्यक्ति पर अगर देखा जाए तो 150 लीटर पानी का उपयोग होता है। पहला, लगभग 3 लीटर प्रति पीना, एक व्यक्ति लगभग 3 लीटर पानी पीने में उपयोग करता है। खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय में या फ्लशिंग में 40 लीटर, वस्त्र धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर। क्या अब पूछा है कि क्या आप इस उपयोग को कम करने का तरीके सोच सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसा क्या करें कि हमारा ये कम हो सके, यानी जितना हम उपयोग करते हैं उससे कम में आपका उपयोग हो जाए, है ना, आपका काम चल जाए। अच्छा, क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? अच्छा, सौराष्ट्र प्रदेश में, ठीक है, 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास एक ताल्लुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यानी क्या, आपको पानी खरीदना पड़ता है ना। अब देखिए जल संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण, यानी कैसे आपको संरक्षण किया जाए, यानी उसका बचाव कैसे किया जाए, है ना। तो देखिए जल संसाधनों का संरक्षण, आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है, तक पहुंचना एक बड़ी समस्या, यानी इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, यानी कि जल बनता रहता है ना, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, है ना।
यानी क्या, गलत तरीके से प्रदूषण करना, है ना, या प्रदूषण करना या गलत उपयोग करना, उसको क्या करते, प्रदूषित कर देते हैं, यानी अनुपयुक्त बना देते हैं, है ना। अब करा अशोधित और आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, यानी क्या, कचरा ये सब डाल देना, है ना। कृषि रसायनों का विसर्जन, यानी कृषि रसायनों का उसमें डाल देना, और जल निकायों का औद्योगिक बाह्य स्रोत जल के मुख्य प्रदूषक संदूषक, मतलब इसको विनाश कर रहे हैं, या कर सकते हैं कि दूषित कर रहे हैं, है ना। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी, है ना, जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें कीड़ानाशी होना चाहिए था। अच्छा, इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल का द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, है ना। इन दूषकों को जल निकायों को छोड़ने से पूर्ण बहिस्रोतों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए, कहीं ना कहीं वन और अन्य जीवन वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, है ना। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, यानी धीरा कर देते हैं, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, यानी क्या, फिर से भूमि में पानी आ जाता है। अब कह रहा जल संरक्षण संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करवाना चाहिए, है ना। नहरें जब होंगी तो उसी से आपका काफ़ी ज़्यादा जल स्रोत हो जाए, यानी नीचे से पानी आपका नहीं लाना पड़ेगा। करा रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। स्प्रिंकलर मतलब पाइप से खेती या फव्वारे से खेती करना, है ना, जिससे कि जिस पे जहाँ आवश्यकता हो वहीं पे आपका पानी जाए, यानी वो भूमि पर ना जाए जहाँ पर फसल नहीं लगे हैं, है ना, या जहाँ पर पौधा नहीं वहाँ पर ना जाए। अच्छा, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों के सिंचाई ड्रिप या टपकन विधि से। ड्रिप और टपकन का मतलब, ड्रिप का मतलब उस पौधे में पानी केवल डालना है जहाँ पर पौधा है ना, या उस भौम पर नहीं डालना जहाँ पर पौधा नहीं, वहाँ पर सिंचाई बिल्कुल नहीं होती है ना। या टपकन विधि में क्या होता, वहीं पे पानी डालना है जहाँ पर पौधा, वहाँ पे पाइप के द्वारा प्रत्येक पौधे के पास मतलब पानी डाला जाता है ना। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर, क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा का जल एकत्र करके हम जल संरक्षण करना, विभिन्न उत्पादकों का उपयोग मिलाना वर्षा जल का संरक्षण कहलाता है ना। जल संरक्षण मतलब आपका उसको सुरक्षित करना, या वर्षा हो रहा है तो उसको आप इकट्ठा करिए कहीं गड्ढे में या कहीं छत पे या कहीं भी, है ना। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर के 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक बात है इसमें और देखिए, यमुना नदी वाहित मल, यानी यमुना नदी में देखिए दूषित मल है, औद्योगिक रिसाव, है ना, वहाँ पर गंदगी फैक्ट्रियों के द्वारा डाल दी गई है और कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है, यानी यहाँ पानी जो है वो बहुत प्रदूषण है। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, एक बात और है, आप खुद इसको पढ़िए, है ना, और अधिक समझने के लिए आपको खुद पढ़ना होगा, है ना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।